आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग, जो कि आपकी MPPSC की यूनिट 10 का चैप्टर नंबर 1 है, भारत निर्वाचन आयोग। आप इसमें हेडिंग देखेंगे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो संवैधानिक और सांविधिक, इन दोनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है ना, कि जो संवैधानिक है और जो सांविधिक संस्थाएं हैं, आखिर ये संस्थाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, 3 तरह की संस्थाएं होती हैं। एक तो होती है संवैधानिक निकाय, दूसरा सांविधिक निकाय और तीसरा कार्यकारी निकाय। तो संवैधानिक निकाय देखें तो संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, यानी कि उनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल बने हैं, कोई ना कोई अनुच्छेद बने हैं, कानून हैं। तो ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान में किया है उनको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। अब कैसे समझें कि इनको कौन से आर्टिकल में लिए गए हैं, क्या है क्या नहीं, बात समझ नहीं आई थोड़ी, है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम कि जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, उसमें CAG पढ़ा है। उसी CAG को हम क्या बोलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार। इनका वर्णन आर्टिकल 148 में दिया है, यानी कि वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। अब आपने जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग है ना, UPSC बोलते हैं, या स्टेट PSC है ना, राज्य लोक सेवा आयोग, इनका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 315 और 316 में है। तो ये भी कैसे निकाय हो गए, संवैधानिक निकाय हो गए। उसके बाद फिर वित्त आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है, तो ये भी संवैधानिक निकाय का उदाहरण हो गया। फिर और कौन सा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, कौन से आर्टिकल में दिया है, 338, अनुच्छेद 338 में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो जिसका वर्णन 338A में है। पिछड़ा वर्ग आयोग देखेंगे, जिसका वर्णन 338B में। तो हमने ये देखा कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से आयोग आते हैं, संवैधानिक निकाय में कौन कौन से आयोग आते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो निकाय हैं वो संवैधानिक हैं कि सांविधिक हैं या कार्यकारी निकाय हैं। तो ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान में किया गया है उनको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक है। अब हमने ये जो लिस्ट देखोगे ना आप यूनिट 10 में, तो उसमें आप देखोगे कि भारत की नियंत्रक महालेखाकार दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया है ना। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब का वर्णन संविधान में अनुच्छेद द्वारा किया गया है, इसलिए ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। अब सांविधिक निकाय क्या होते हैं, ऐसे निकाय जिनका निर्माण संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा होता है, उनको सांविधिक निकाय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सांविधिक निकाय ऐसे होते हैं जिनका वर्णन किसी अनुच्छेद द्वारा नहीं किया गया, बल्कि क्या होता है, एक्ट के जो संसद या राज्य विधायिका जो अधिनियम बनाती है, जो एक्ट बनाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सांविधिक निकाय। जैसे एग्जाम्पल अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा, जैसे लोकसभा में कोई आयोग के लिए कोई आयोग बनाने की गणना की गई कि इस आयोग को बनाया जाए, है ना। तो बोला गया कि एक आयोग बनाया जाए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया जाए। तो लोकसभा में आएगा, सबसे पहले लोकसभा से राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ये इस एक्ट को क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो जो एक्ट के तहत आते हैं ना जितने भी आयोग, उनको सांविधिक निकाय बोलते हैं। और जितने भी किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल के अंदर आते हैं, उनको संवैधानिक बोलते हैं। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे तो सांविधिक, और अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग आएंगे तो संवैधानिक, है ना। अब संवैधानिक के तो हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, ठीक है, जिनका वर्णन अनुच्छेद में किया गया, जैसे आर्टिकल 148 में CAG का किया गया था,
है ना। यूपीएससी एसपीएससी का आर्टिकल 316 में भी किया गया था। तो सांविधिक निकाय कौन कौन से हैं जो कि संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा बने हुए हैं? तो वो कौन कौन से हैं? सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब संशोधन जैसे हमें करना है तो जब हमें संवैधानिक निकाय में करना होगा ना, तो उसके लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सांविधिक निकाय में कोई परिवर्तन करना है तो इसमें सामान्य संशोधन होगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि अगर संवैधानिक निकाय में अगर हमें कोई चेंज करना है तो संविधान में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सांविधिक निकाय में अगर कोई चेंज करना है तो हमें संविधान में नहीं बल्कि एक सामान्य संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब कार्यकारी निकाय क्या होते हैं? कार्यकारी निकाय वो निकाय होते हैं जो कि सरकारी आदेश के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से कार्यकारी निकाय, ठीक है आपने बोला सरकारी आदेश के द्वारा बनाए जाते हैं, तो कौन से ऐसे आयोग है जो सरकार के आदेश द्वारा बनाया गया है ना? तो आपका जो नीति आयोग है ये क्या है? कार्यकारी निकाय है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो चला आ रहा है वो कौन सा था? योजना आयोग, वो भी कार्यकारी निकाय था। फिर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने नीति आयोग बनवाया। ठीक है, तो सरकार के कार्यकारी आदेश से निर्मित निकाय जो होते हैं उनको कार्यकारी निकाय बोलते हैं। सरकार के कार्यकारी आदेश से जो निर्मित निकाय होते हैं, यानी सरकार के आदेश द्वारा जो निकाय बनाए जाते हैं उन्हें कार्यकारी निकाय बोलते हैं। अब उसमें जैसे हमने पढ़ा था संवैधानिक निकाय था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक जो भी आपका परिवर्तन था, यानी कि संविधान में संशोधन करके संवैधानिक निकाय में संविधान संशोधन करके हम चेंज कर सकते थे, है ना। अगर कोई भी संशोधन करना हुआ तो सांविधिक में सामान्य संशोधन होता था संसद में, संसद द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा। लेकिन कार्यकारी निकाय में कैसे चेंज करेंगे अगर कुछ करना होगा तो, है ना। तो जब भी कुछ भी परिवर्तन या संशोधन करना हो, जब ये सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है या सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाई जाती है, तो इसका परिवर्तन भी सरकार की इच्छा के अनुसार ही होगा। अब पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना। तो पहले भारतीय निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। जो भारत है हमारा, वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। जो हमारा भारत है वो क्या है? हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ठीक है, लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र की विशेषता है क्या? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन, यानी कि एक तो आज़ादी यानी कि स्वतंत्र रूप से और बिना किसी पक्ष के यानी कि निष्पक्ष रूप से निर्वाचन यानी कि चुनाव करवाए जा सके। भारतीय संविधान के भाग 15 में लोकतंत्र जो निर्वाचन है ना, उसका जो लोकतंत्र निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन करना होगा तो उसके लिए संविधान बनाना होगा। तो संविधान में क्या भाग बनाने होंगे? तो हमने क्या किया, भारतीय संविधान के जो भाग 15 बनाया उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग को डाला। और ये भाग 15 के कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 324 से लेकर के 329 तक, यानी भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्यों किया है? ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कर सके। आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा ये स्वतंत्र एवं स्वायत्तता है,
इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी जिसको बोलते हैं ना, निकाय मतलब बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। संवैधानिक निकाय, इसके अलावा ये स्वतंत्र व स्वायत्तता है। स्वायत्तता मतलब कार्यों के लिए सरकार के प्रति ये उत्तरदायित्व नहीं है, ये अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अब भारत निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग है, तो ये सरकार से थोड़ी ना परमिशन लेते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इनकी मालिकाना हक इनका खुद का है, उत्तरदायित्व नहीं है वो सरकार के लिए। लेकिन जो इनका वेतन है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कुछ सामान्य जानकारी के बारे में अब चर्चा करते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो संवैधानिक है। 324 में इनका वर्णन किया गया है निर्वाचन व्यवस्था का, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु। तो ये संवैधानिक है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है। इसका वर्णन भाग 15 में किया गया है निर्वाचन का, 324 से लेकर के 329। और स्थापना इसकी हुई है 25 जनवरी 1950 में। आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, पूछा जा सकता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। देखो, एक आयुक्त होता है और आज की तारीख में एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं, है ना। तो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं उसको। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुशील चंद्रा है ना वर्तमान में, वो कौन से नंबर के या कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आंसर क्या होगा, 24वें नंबर के। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त पूछा जा सकता है, तो वो कौन है, VS रमा देवी, जो कि 1990 के समय में बनी हुई थी। प्रथम चुनाव कब करवाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आंसर क्या हो, 1951-52 में प्रथम चुनाव करवाया गया था। प्रमुख कार्य क्या हैं किसके, भारत निर्वाचन आयोग के, संसद के चुनाव करवाना, राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना, राष्ट्रपति के चुनाव करवाना और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। ठीक है, लेकिन जो चुनाव होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आम चुनाव होता है जिसको जनरल इलेक्शन होते हैं बोलते हैं, लोकसभा के लिए जो होता है ना, PM वगैरह के लिए। और दूसरा राष्ट्रपति चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होता है, राज्य विधानसभा चुनाव होता है विधायक वगैरह के लिए, और राज्य विधान परिषद का चुनाव होता है। ये 6 प्रकार के चुनाव होते हैं। अब लेकिन जैसे अब इसमें ये तो पढ़ लिया कि विधायक, लोकसभा, PM वगैरह, लोकसभा के चुनाव होते हैं वो PM के लिए होते हैं, है ना। विधानसभा के चुनाव हुए तो विधायक के लिए हुए। तो नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, नहीं। तो आंसर क्या होगा, नहीं, भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव। वो कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 243 के में। ठीक है, अब जो भाग 15 है आपका, उसमें क्या दिया है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में 29 तक दिया गया है, जिसमें क्या किया है, निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 324 की बात करें, 324 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया आदि। यानी आपके अनुच्छेद 324 में क्या लिखा है कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना, संरचना क्या होगी, उसकी स्थापना कैसे होगी और उसकी हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सब की जानकारी आपको किस में मिलेगी, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 325 में क्या दिया है, निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। कहने का मतलब क्या है, जो भी आप वोटर लिस्ट से तैयार करेंगे ना, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि ये फलाने धर्म का है तो इसको नहीं रखा जाएगा इसमें, या ये इस मूल वंश का है तो ऐसा, उसके साथ भेदभाव नहीं करना जो भी आप वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। निर्वाचक नामावली जो तैयार होती है, ये इसका वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 325 में। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 326, इसमें वयस्क मताधिकार
यानी कि जो एडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार है। ये 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा लागू किया गया। इसके तहत क्या हुआ, जब आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो इसमें ये बोला गया कि जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है ना, जिसकी भी, वो अब वोट दे सकता है। पहले क्या 18 वर्ष थी क्या आयु? पहले 18 वर्ष में कोई भी चुनाव दे सकता था? नहीं, पहले 21 वर्ष थी। कब? जब 26 जनवरी 1950 के समय क्या थी इसकी उम्र? 21 वर्ष। लेकिन अब कितनी कर दी? 18 कर दी। अब अनुच्छेद 327 देखेंगे, क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 327? राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। ये उन शक्तियों के बारे में वर्णन करता है जो कि राज्य विधानमंडल के पास इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि निर्वाचन के संबंध में है। ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द रिलेशन ऑफ इलेक्शन। अब अनुच्छेद 328 क्या बोलता है? अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो इलेक्शन के बारे में कानून बना सके, चुनाव निर्वाचन के बारे में कानून बनाने की जो शक्ति है वो 328 में वर्णित है। 327 और 328 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 329 इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोलता है अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना। यानी कि ये कि निर्वाचन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसमें न्यायालय, आपका कोर्ट, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 329 हुआ क्या कि परिसीमन आयोग का निर्माण हुआ, है ना। परिसीमन आयोग मतलब कोर्ट का तो नहीं चलेगा कुछ भी यहाँ पे, आर्टिकल 329, लेकिन उसकी जगह एक परिसीमन आयोग बनाया गया। अब ये परिसीमन आयोग बनाए, ठीक है, क्या होता है ये डिसाइड करता है परिसीमन आयोग कि विधानसभा में कितनी सीट होंगी, कहाँ होंगी, कितनी होंगी, रिजर्वेशन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। और ये इन सब की जो भी परिसीमन आयोग है ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपता है और वो फिर इसको लागू करता है। ठीक है, जो भारत निर्वाचन आयोग को सौंपेगा और फिर भारत निर्वाचन आयोग क्या करेगा? इसको लागू करेगा। ठीक है, अब परिसीमन आयोग से रिपोर्ट आ गई है, अब जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है वो बताएगा कि विधानसभा की इतनी सीट यहाँ पर इतनी होंगी, यहाँ पे इतना रिजर्वेशन होगा, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि निर्वाचन गलत होने पर कोर्ट जा सकता है, अगर निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 324 अनुच्छेद 324। जो अनुच्छेद 324 है ना, तो उसके 6 उपभाग हैं। कितने? 6। जैसे 324 खंड 1 वो क्या बोलता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना संसद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, जो भी राज्य विधानमंडल में दोनों आता है, विधान परिषद और विधानसभा, हर जगह विधान परिषद नहीं होती ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग होगा। मतलब 324 खंड 1 में दिया है कि एक निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी जो कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाएगा। सिंपल। फिर 324 खंड 2 वो क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग की इसमें संरचना का वर्णन, कि किस प्रकार का उसका ढांचा होगा, संरचना कैसी होगी, संरचना कैसी होगी। अब संरचना में क्या था ना, संरचना मतलब निर्वाचन आयुक्त कैसे होंगे, तो उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उसमें लिखा गया है कि इसमें एक तो होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त उतने जितने राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित हों, यानी कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। बाकी की बात है 25 जनवरी 1950 की, है ना। 25 जनवरी 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक क्या हुआ कि एक सदस्यीय था, ये केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 16 अक्टूबर 1989
आया तो ये 3 सदस्य हो गए, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और बाकी के अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। 61वां संविधान संशोधन किया गया इसी समय। पहली बार क्या हुआ, बहुसदस्यीय हुई कि 3 सदस्य हो गए कि 1+3 हो गए, है ना। ये पहली बार संशोधन हुआ। इसी समय क्या हुआ था, 21 से उम्र घटाकर 18 कर दी थी निर्वाचन की। लेकिन फिर क्या हुआ, 1990 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, ठीक है। तो पुनः उन्होंने क्या कर दिया, 1 सदस्यीय कर दिया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को दूसरी बार इसको क्या किया गया, 1+2 यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य, इसको फिक्स कर दिया गया और ये अभी तक चलता आ रहा है। अब बात आती है कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी योग्यता क्या चाहिए, यानी कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इनकी पदावधि का वर्णन नहीं किया गया, ना संविधान में ना अधिनियम में, ना एक्ट में किया गया इसका वर्णन, ना संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में, ना इनकी पदावधि कब तक रही यानी ये कितने वर्ष तक रहेंगे वो भी उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया और ना अधिनियम में किया गया। फिर आता है आपका आर्टिकल 324 खंड 3। वो क्या कहता है कि अगर कभी भी भारत निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया जाता है, बहुसदस्यीय मतलब एक से अधिक, जैसे 1+2 बन गई थी, तो उसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना, वो कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही के पास ये शक्ति होगी कि उसी को अध्यक्ष माना जाएगा। जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना, उसी को हम उस आयोग का अध्यक्ष मानेंगे। लेकिन आपको पता है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना तो उसकी सैलरी में कोई डिफरेंस होगा यानी कि वेतन, ना उसकी पावर यानी कि उसकी शक्ति में भी कोई अंतर नहीं होगा, ना उनके कार्यकाल में अंतर होगा। उन तीनों को बराबर दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त को माना जाएगा। अब 324 खंड 4 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति। 324 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो निर्वाचन आयुक्त को, जैसे प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति, जैसे कि क्या होता है जब इलेक्शन होते हैं ना, तो अब ये लोग तो कर नहीं पाएंगे। टोटल हैं कितने मेंबर्स, 3 लोग हैं, 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब सब जगह इलेक्शन होंगे तो 3 लोग तो करवा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए दूसरे अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें चुनाव हुआ, भारत में चुनाव हो रहे हैं। अब 3 सदस्य हैं कुल, चुनाव के लिए अधिकारी की ज़रूरत है। तो 324(4) कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त से सलाह लेने के बाद राज्य में प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट टीचर वगैरह को लगा देते हैं ना चुनाव पर, तो वो क्या बन जाते हैं उस समय, वोटिंग उसमें काम करने लगता है ना, जनगणना में, कि वोटिंग की जनगणना वगैरह जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो वो राष्ट्रपति क्या करता है, चुनाव आयुक्त से सलाह लेने के बाद राज्य में प्रादेशिक आयुक्त, वो उस समय प्रादेशिक आयुक्त बन जाते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रादेशिक आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। 324 खंड 5 कहता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अन्य आयुक्त होंगे, उनकी जो भी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, सेवा शर्तें या पदावधि होगी, पद की अवधि या कार्यकाल होगा, वो किसके द्वारा लागू किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति क्या डायरेक्ट लागू कर सकता है कि लागू कर दें, नहीं। पहले संसद में नियम बनेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर वो सेवा शर्तों पदावधि को निर्धारित करेगा। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 क्या बोलता है, एक एक्ट आया था निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, वो बोलता है कि तीनों के वेतन भत्ते और जो अन्य लाभ होंगे वो समान होंगे, 1+2 के। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 बोलता है कि तीनों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ समान होंगे। तीनों के आपस में तो सेम होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और +2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये किसके समान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे, धारा 3 के तहत।
जो इनका वेतन होगा वो कितना होगा, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। कितना होगा, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अलाभकारी परिवर्तन मतलब ऐसा नहीं है कि आज 2.5 लाख पे तुमने नियुक्ति कर दी और तुम 1.5 लाख कर दो, बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। पदावधि कितनी रहेगी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो। कहने का मतलब ये है, जैसे आज कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र कितनी है, सपोज करो 60 है ना, तो और पदावधि कितनी है, 6 वर्ष। तो जब तक वो 65 वर्ष का हो जाता है, या उस 65 वर्ष का अगर वो पहले हो गया पर उसके 6 वर्ष कंप्लीट नहीं हो तो भी वो हट जाएगा। या उसकी उम्र कम है, जैसे 55 है, तब वो 55 से 6 वर्ष कंप्लीट कर लेगा तो उसकी पदावधि पूरी हो जाएगी धारा 4 के तहत। जो ये अपने त्यागपत्र देंगे वो किसको देंगे, जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो किसको देंगे अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेम रहेगी, नहीं। हटाने की जो प्रक्रिया है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी, और जो अन्य की है उसको किसके सिफारिश पर हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उसको हटाया जाएगा। फिर वहीं अनुच्छेद 324 खंड 6 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। राष्ट्रपति क्या करवाएंगे, राज्यपाल निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएंगे। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते। तो अनुच्छेद 124 खंड 4 और 124 खंड 5 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य और विशेष बहुमत, संसद की विशेष बहुमत उपस्थिति प्लस 2/3 बहुमत से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या, जैसे लोकसभा में 100 सदस्य, फिर वो रिपोर्ट जैसे कोई भी आया कि इसको हटाना है, ठीक है, लोकसभा में आया 100 लोग हैं, उसमें 100 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने अनुमति दे दी या अपना उससे सेटिस्फाई हो गए, सहमति दे दी। फिर वो स्पीकर पर रिपोर्ट जाती है, स्पीकर उसको स्वीकार भी कर सकता है, नहीं तो अस्वीकार भी कर सकता है। फिर जांच समिति होती है 3 सदस्य, उसके पास जाता है, जांच समिति उसकी जांच करती है, ठीक है। रिपोर्ट सही होती है तो वो रिपोर्ट आगे चल के वो जो जांच समिति होती है वो संसद को रिपोर्ट देती है। संसद में विशेष बहुमत लगता है प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा कितने लोग हैं उनके मत के हिसाब से, उपस्थित सदस्य की उपस्थिति तथा मत का 2/3, उपस्थित सदस्य का मतलब 50 से ज़्यादा और मत का कितना 2/3। राष्ट्रपति फिर उसको बाद में हटा देता है, जब रिपोर्ट आ जाती है जांच समिति, संसद में बहुमत पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाने के आदेश आ जाते हैं। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 खंड 2 में किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त करता है, जिसका वर्णन 324 खंड 4 में किया गया है। सेवा शर्तें व पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसका निर्धारण, जिसका निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 द्वारा निर्धारित किया गया है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जिसका वर्णन 324 खंड 5 में किया है। हटाने की प्रक्रिया 324 खंड 5 में वर्णित है। 50% व 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। अब किसके आधार पर हटा सकते हो, या तो वो अक्षमता या कदाचार के आधार पर आप उसको हटा सकते हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं। इसमें महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी आयुक्तों के वेतन भत्ते जो भी हैं वो समान होंगे। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये स्लाइड काफ़ी लंबी हो गई है।